हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे हम जीएस पेपर 1 to 4 इनके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं एंड संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं। आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं और फिर पीयर इवैल्यूएशन के लिए उनको सबमिट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवैल्यूएशन और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब देखिए, आज का जो सेशन है ये 10th सेशन है ऐसे को लेके। हमने शुरुआत की थी स्टैटिक एसे से, वो हमने फिनिश कर दिया है। अब हम फिलोसॉफिकल एसेस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। बेसिकली ये कोटेशन है महात्मा गांधी जी का, तो वहाँ से ये टॉपिक लिया गया है। अब देखिए, इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं उन लोगों के लिए जो नए नए हमारे इस इनिशिएटिव से जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि जब आप किसी ऐसे को अटेम्प्ट करते हैं तो उसका तरीका क्या होता है। तो देखिए, यूपीएससी आपको एक ऐसे के लिए पूरे 90 मिनट्स देती है, ठीक है। आप इस 90 मिनट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज 30 मिनट्स, नंबर 2 इज 60 मिनट्स, ठीक है। अब देखिए, एक ऐसे को लिखने के लिए 60 मिनट्स मोर देन इनफ होते हैं। आप आराम से 60 मिनट में एक ऐसे को लिख सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको 30 एक्स्ट्रा मिनट्स मिलते हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि आपके ऐसे के जो मार्क्स हैं वो इस 30 मिनट पे डिपेंड करते हैं कि आप इसको कितना अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। देखिए, ये 30 मिनट एडिशनल क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि इस टाइम में आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो, आप टॉपिक को एनालाइज करते हो, उसका एनालिसिस करते हो। आप इस चीज़ को देखते हो कि आपका इंट्रोडक्शन किस तरह से होगा, आपका कंक्लूजन किस तरह से होगा, क्या डिफरेंट डायमेंशंस हैं, क्या डिफरेंट पार्ट्स होंगे जो मैं इस ऐसे में इंक्लूड करूँगा, क्या डिफरेंट एग्जाम्पल्स होंगे, क्या स्टेट्स होंगी, क्या फैक्ट्स होंगे जो मैं अपने ऐसे में डालूँगा। ये सब आप सोचते हैं इस 30 मिनट में। और जब आपका स्ट्रक्चर पूरा बन गया, बेसिकली हर ऐसे के लिए आपको एक रफ स्पेस दिया जाता है, तो वहाँ पे आप इस ब्रेन स्टॉर्मिंग वर्क को वहाँ पे करते हो, ठीक है। तो जब वो काम हो जाए उसके बाद फिर आपको ऐसे लिखना स्टार्ट करना होता है। तो तरीका ये है, ठीक है। तो देखिए, फोकस क्या होगा हमारा भी ये 30 मिनट कि हमारा एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बन जाए, क्या क्या डायमेंशंस हम ऐड कर सकते हैं वो हमारा प्रिपेयर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बेसिक आइडिया है जब भी आप किसी ऐसे टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं, उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हो गई पहली चीज़। अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। देखिए, ये टॉपिक मैंने कल ही आपको दे दिया था, लेकिन अभी तक किसी ने भी ऐसे सबमिट नहीं किया है। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि या तो अब आप लोगों ने ऐसे लिखना बंद कर दिया है, पहला पॉइंट, या फिर ये ऐसे काफ़ी टफ है, आप लोगों को समझ में नहीं आया। तो ये दोनों ही केस हो सकते हैं, 50-50 मान के चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना टफ भी नहीं है। और इस तरह के एसेस को कैसे डील किया जाता है ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए आते हैं हमारे ऐसे के ऊपर। देखिए, ऐसे क्या है, वीक कैन नेवर फॉरगिव। एक कमजोर व्यक्ति कभी भी किसी को माफ नहीं कर सकता है। फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। किसी को माफ करना, क्षमा करना, ये एक स्ट्रॉन्ग आदमी का गुण है, ठीक है, उसकी विशेषता है। तो ये टॉपिक है। अब देखिए, अक्सर ऐसा माना जाता है और काफ़ी लोग सोचते भी हैं कि किसी को माफ़ करना ये एक कायरता की निशानी है। हमेशा ऐसा आपने सुना भी होगा कि अगर कोई आदमी किसी को माफ़ कर रहा है इसका मतलब वो वीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। वीक कैन नेवर फॉरगिव। एक कमज़ोर आदमी कभी किसी को माफ़ नहीं कर सकता है।
केवल जो स्ट्रॉन्ग आदमी होते हैं वही सामने वाले को माफ कर सकते हैं। और ये कोटेशन है महात्मा गांधी का। अब देखिए इसको आप किस तरह से सोचेंगे कि किस तरह से डील करना है। देखिए सबसे पहली बात, इस पूरे ऐसे में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। वो क्या है? सब नंबर 1 इज वीक। तो आपके माइंड में सवाल आना चाहिए कि यार वीक आदमी कौन होता है, कमजोर आदमी कौन होता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा क्या है? फॉरगिवनेस, क्षमा करना। इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि ये सब आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछिए अपने आप से कि फॉरगिवनेस का मतलब क्या होता है, क्षमा करना इसका मतलब क्या होता है। देन स्ट्रॉन्ग, एक शक्तिशाली आदमी कौन है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या उसके गुण होते हैं, ठीक है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये आपको सोचनी होगी। तो देखिए 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स तो आपको यहाँ पे मिल गए जो आपको एक्सप्लेन करने होंगे। पहला पॉइंट। अब देखिए अब आपको एक्सप्लेन भी करना होगा, तो क्या एक्सप्लेन करना है वो भी आपके सामने है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है कि वीक कैन नेवर फॉरगिव, एक कमजोर आदमी कभी किसी को क्षमा नहीं कर सकता है। तो इसी को एक्सप्लेन कर दो। आपने जीएस 1, 2, 3, 4 सब अच्छे से पढ़ा है, तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपके पास होंगे जहाँ पे जो कमज़ोर आदमी है वो किसी को क्षमा नहीं कर रहा है, फॉरगिव नहीं कर रहा है, बल्कि रिवेंज ले रहा है, ठीक है। रिवेंज बेसिकली मतलब क्या है कि रिवेंज सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है? आप लोगों को माफ कर दीजिए, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? वीक कैन नेवर फॉरगिव। तो इसी को आप एक्सप्लेन कर दो, कुछ एग्जाम्पल दे दो, 1 या 2 एग्जाम्पल दे दो जहां पे आप इस चीज को वैलिडेट कर पाए कि जो कमजोर आदमी है वो फॉरगिव नहीं करता बल्कि रिवेंज लेता है। तो आपको एक डायमेंशन मिल गई, ठीक है। अगला देखो क्या बोला हुआ है कि फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। जो स्ट्रॉन्ग आदमी होता है ना वही लोगों को माफ करता है। तो इसके तो ढेरों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो एक पार्ट और आपको मिल गया कि भाई ये सब वो इंस्टेंसेस हैं जहां पे जो स्ट्रॉन्ग है उसने रिवेंज न लेके क्या किया, लोगों को माफ कर दिया। अगर किसी ने गलती की तो माफ कर दिया। तो ये एक डायमेंशन और मिल गई आपको, ठीक है। आप सही समझ रहे हैं ना जो मैं आपको समझा रहा हूं कि किस तरह से ऐसे को आपको डील करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके मन में आएगा यार कि अगर हम सबको ही माफ कर देंगे तो कैसे काम चलेगा? फिर तो लोग हमको समझेंगे कि आप वीक हो। जनरली ऐसा होता ही है। अगर कोई गलती कर रहा है, भाई 1 बार कर ली, 2 बार कर ली, 3 बार कर ली, आप उसको माफ कर दोगे। लेकिन बार बार अगर वो रिपीट कर रहा है तो फिर क्या करोगे? कब तक उसको माफ करोगे? तो बात तो सही है यार। तो ये चीज भी आपको ऐड करनी होगी ना कि फॉरगिवनेस किस लिमिट तक, क्या लिमिट होनी चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल दे दो, और काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, इंडिया में आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एक अलग डायमेंशन हो गई, ठीक है। अब और क्या सोच सकते हो आप? देखिए ये कीवर्ड क्या है? फॉरगिवनेस। तो अगर हम इसका लिटरल मीनिंग समझें तो वो क्या है कि भाई अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो आप उसको माफ कर दो, यही मतलब हुआ। लेकिन आप इस ऐसे में इसको एक्सपेंड कर सकते हो, इसका काफ़ी वाइड इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। देखिए फॉरगिवनेस मतलब माफ़ करना। आप इसको लिंक कर सकते हो पॉलिटिक्स के साथ, सोसाइटी के साथ लिंक कर सकते हो, आप रिलीजन के साथ लिंक कर सकते हो। वो किस तरह से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप इसका जो इंटरप्रिटेशन है फॉरगिवनेस, तो इसको आप अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं कि आपने ऐसे को ओपन कर दिया वाइडर इंटरप्रिटेशन के लिए, ठीक है। तो ये चीज आप मेंशन कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? तो देखो शुरुआत में टॉपिक लगता है टफ है, लेकिन ये जब सवाल आप अपने आप से पूछोगे ना तो आपको आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। और जब ऐसे 5 या 6 ऐसे आप लगा लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो फिर क्या होगा ना, इतनी दिक्कत आपको नहीं आएगी। फिर आप अच्छे से ऐसे लिख पाओगे इस तरह के, क्योंकि जो स्टैटिक ऐसे होते हैं वहाँ पे तो दिक्कत नहीं आती है, लेकिन हाँ फिलोसॉफिकल ऐसे में थोड़ा समझने में टाइम लगता है। लेकिन देखिए हर चीज़ आपके सामने है, क्वेश्चन पूछिए अपने आप से, आपको जवाब मिलेगा। अब देखो ये तो हो गया कि इसका कुछ वाइडर इंटरप्रिटेशन होगा। अब देखिए इसकी एप्लीकेशन क्या है आज की डेट में। ये भी तो सही बात है ना भाई, ठीक है फॉरगिवनेस की आप बात कर रहे हो, तो आज की डेट में क्या हम इसको यूज कर सकते हैं, क्या इसकी एप्लीकेशंस क्या है वो बता दीजिए। तो एक नई डायमेंशन यहाँ पे जुड़ गई, ठीक है। देखो मैंने कुछ किया नहीं है,
ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका आंसर मिल रहा है, ठीक है भाई, क्या एप्लीकेशन है वो भी बता दो और फिर उसके बाद कंक्लूड कर दो, ठीक है। अगर आपके पास स्पेस है या टाइम है तो आप और भी काफ़ी सारी डायमेंशंस यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से इतने में पूरा आपका 1000 से 1200 वर्ड्स जो हमें लिखना होता है ना, वो पूरा हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछिए, जब भी आप किसी ऐसे के टॉपिक को नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो उसको ब्रेक कर लो, ब्रेक कर लो। जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो उसके बारे में और फिर क्वेश्चंस पूछिए, आपको आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या इसका डिफरेंट इसके पार्ट्स हो जाएंगे कि सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर ये फॉरगिवनेस, वीक, स्ट्रॉन्ग, ये क्या है इनको आपको एक्सप्लेन करना होगा, फिर आपको एग्जाम्पल्स देने होंगे, ठीक है, कि वीक कैन नॉट फॉरगिव, इसका एग्जाम्पल दो, स्ट्रॉन्ग फॉरगिवनेस कर सकता है, उसके एग्जाम्पल दो, फिर आप इसको ओपन कर दो, इसका और जो आप इंटरप्रेट कर सकते हो इस कीवर्ड को, फॉरगिवनेस, फॉर एग्जाम्पल टॉलरेंस, ये भी तो एक तरह का फॉरगिवनेस ही है, टॉलरेंस हो गया। आप जब सेकुलरिज्म की बात करते हो तो उसका बेसिस क्या है, वो भी यही है, फॉरगिवनेस। तो इस तरह से आप एक्सपेंड कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद अल्टरनेटिव आर्ग्यूमेंट्स, जो हमने बात की थी कि भाई कब तक किसी को माफ कर दोगे यार, एक लिमिट तो होती है ना, तो वो लिमिट क्या है, उसके एग्जाम्पल्स आप बता दीजिए, ठीक है। आपका फोकस क्या होना चाहिए ये आप बता दीजिए। उसके बाद एप्लीकेशन डिस्कस किया ना हमने कि ये जो फिलोसॉफी है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, क्या इसके फ़ायदे हैं, और सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। तो देखिए ऐसे आसान है, लेकिन क्या होता है ना, अपने मन में डर होता है और इसी डर की वजह से किसी ने इसको अटेम्प्ट किया ही नहीं। मुझे तो उम्मीद थी कि कोई ना कोई इसको अटेम्प्ट जरूर करेगा, लेकिन चलो हुआ नहीं, कोई बात नहीं। अगली बार जो टॉपिक आएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक या दो कोई तो उसको सबमिट करेगा, ठीक है। तो चलो अब वन बाय वन इसको देख लेते हैं। अब देखिए इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में देखिए हमने एक टॉपिक लिया था, शायद इससे पहले या उसके पहले एक टॉपिक था, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ये भी गांधी जी का कोटेशन है और इससे आप शुरुआत कर सकते हो क्योंकि मतलब सेम है। ये कोटेशन क्या बोलता है कि भाई रिवेंज वो सल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब देखो किसी ने अगर ये वाला ऐसे अच्छे से अटेम्प्ट किया होता ना, तो वो इसको भी जरूर अटेम्प्ट करता, क्योंकि चीज़ें सेम है, आपको मतलब समझना आना चाहिए। तो मतलब रिवेंज जो है वो सल्यूशन नहीं है। सल्यूशन क्या है, आप माफ़ कर दो लोगों को, ठीक है, या फिर कुछ और आप सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी आप शुरुआत कर सकते हैं। या फिर महात्मा गांधी जी का एक दूसरा कोटेशन भी है कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो भाई उस अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो। मीनिंग सेम ही है ना, जो ऐसे जो चीज़ कहना चाह रहे हैं वही चीज़ आप इन दोनों कोटेशन से एक्सप्रेस कर रहे हो, तो मतलब समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को कि भाई आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब मान लीजिए आपको कोटेशन पता नहीं है तो क्या करें, तो आपको स्टोरी वगैरह लिख सकते हो। अब देखिए जो एंशियंट इंडिया की एनसीईआरटी है आरएस शर्मा, तो उसमें गौतम बुद्धा से जुड़ा एक बहुत ही बढ़िया एक इंसिडेंट दिया हुआ है कि एक बार क्या होता है कि एक बंदा गौतम बुद्धा के पास आता है, खूब उनको गाली देता है, खूब अब्यूज़ उनको करता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो गौतम बुद्धा हैं वो एकदम शांत चित्त रहते हैं, एकदम काम रहते हैं, कंपोज रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो बंदा मतलब चला जाता है, थक जाता है, हार जाता है, भी कहाँ तक गाली दें, ये तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, फिर वो चला जाता है। तो जो उनके जो डिसिपल थे वो उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई आपने रिटेलिएट क्यों नहीं किया, आपने रिवेंज क्यों नहीं लिया। तब उसका बड़ा शानदार आंसर गौतम बुद्धा के द्वारा दिया जाता है। वो आंसर क्या है, इफ समवन गिव्स यू अ गिफ्ट एंड यू डोंट टेक इट, वेयर द गिफ्ट रिमेन्स। अगर कोई बंदा आपको गिफ्ट दे रहा है और आप उस गिफ्ट को नहीं ले रहे हो, तो वो गिफ्ट किसके पास रहेगा, उसी के पास जो दे रहा है। ऑब्वियस सी बात है। तो इसको आपको यहाँ पे लिखना चाहिए। ये जो मैसेज है ना, जो आपसे पूछा गया है ऐसे में, और ये जो एनेक्डोट है, ये पूरी की पूरी कहानी बता देगा कि फॉरगिवनेस वही सल्यूशन होता है।
अब जहाँ तक गौतम बुद्धा की बात है, वो काम थे, कंपोज थे, ये उनकी स्ट्रेंथ थी, ठीक है। तो स्ट्रेंथ वाला जो बंदा है वही फॉरगिव कर सकता है, वही लोगों को माफ़ कर सकता है। तो ये जो मैसेज है ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है इस वाली स्टोरी से। अब देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, फाउंडेशन होती हैं। अगर आपने ये पढ़ा होता तो आप आराम से इसको लिख सकते थे, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा एनसीईआरटी से। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब देखिए, इसके बाद आप क्या करिए, इसके बाद आप बताइए कि ये जो कोटेशन है इसका मतलब क्या है, आप क्या उससे समझ रहे हो, जो उसके डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, वीक हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, फॉरगिवनेस हो गया, इनका मतलब क्या है ये आप बता दीजिए, ठीक है। तो देखिए, फॉरगिवनेस क्या होता है, जब आप किसी ऑफेंडर को माफ़ कर देते हो, उनके उसके जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको पार्डन कर देते हो, इसको कहा जाता है फॉरगिवनेस, ठीक है। तो ये चीज़ आप एक्सप्लेन कर दो। अब देखिए, जब गांधी जी ने कोटेशन यूज़ किया था तो उसमें वीक का मतलब क्या था। देखिए, वीक मतलब एक आदमी तब कमज़ोर माना जाता है जब उसके इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं है, काफ़ी इम्पल्सिव होता है, बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है और फिर वो क्या करता है, रिवेंज लेता है और इसके लिए वायलेंट मीन्स का यूज करता है। दिस इज कॉल्ड वीकनेस, ठीक है। तो गांधी जी ने जो ये कोटेशन यूज किया था तो उसमें वीकनेस का मतलब क्या था कि एक बंदा ऐसा है जो काफ़ी इम्पल्सिव है, उसके इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं है, काफ़ी जल्दी उसको गुस्सा आता है, अगर किसी ने कुछ कर दिया उसके साथ तो वो क्या करेगा, रिवेंज लेगा। तो ऐसा आदमी हो जाएगा वीक। और स्ट्रांग कौन है, आप समझ ही जाएंगे, ऐसा बंदा जिसके इमोशंस उसके कंट्रोल में है, जो कि काम रहता है, कंपोज रहता है, शांति से सोचेगा उसके बाद डिसीजन लेगा, वो होता है स्ट्रांग आदमी, ठीक है। और जो हमने एनेक्डोट लिया था उसमें ये मैसेज एकदम क्लियर है कि वीक कौन है और स्ट्रांग कौन है, ठीक है। तो ये होता है कनेक्शन। इंट्रोड्यूस आपने किया, वहाँ पे आपने एक मैसेज दिया, उसके बाद आप एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। तो जो तीनों जो कीवर्ड्स हैं वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब क्या करो, इस कोटेशन को एक्सप्लेन कर दो कि भाई गांधी जी क्या चाहते हैं। गांधी जी का मतलब ये है कि जब कोई बंदा कोई गलती करता है तो हमें रिटेलिएट नहीं करना चाहिए, वायलेंस का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनरली ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी को रिटेलिएट नहीं करेंगे तो आप वीक हैं, आप कायर हैं, आप कोवार्ड हैं। ऐसा नहीं है। सच्चाई क्या है कि केवल जो स्ट्रॉन्ग बंदा होगा वही माफ़ कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपको खुद से भी यूज़ करनी चाहिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें गुस्सा आता है तो आपको काम एंड कंपोज उस टाइम पे रहना चाहिए। देखिए, उसके बाद क्या है, रिस्पॉन्डिंग टू वायलेंस और इनजस्टिस विद मोर वायलेंस। आपको रिवेंज लेना है तो आप मोर वायलेंस, आप और हिंसा कर रहे हो तो उसमें आपकी ब्रेवरी नहीं दिखेगी, बल्कि वो ये चीज़ मैसेज जाएगा कि आप भी काफ़ी वीक हैं, जो आपके इमोशंस हैं उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होगी और यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, तो आप इसको यहाँ पे देख भी सकते हो। रियल ब्रेवरी लाइज इन फॉरगिविंग द परपिट्रेटर, ठीक है। जो जिस बंदे ने गुनाह किया है उसको माफ़ कर दो तो वही चीज़ मानी जाएगी कि आप रियल में आप बहादुर हैं। तो वो चीज़ आप यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको एग्जाम्पल देने होंगे। अब एग्जाम्पल कैसे होनी चाहिए कि वीक कैन नॉट फॉरगिव, एक तो ये एग्जाम्पल आपको देना होगा और दूसरा स्ट्रॉन्ग फॉरगिव करता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको देने होंगे और काफ़ी कुछ आपने पढ़ा होगा जीएस में। जैसे कि आप देख लीजिए, वर्ल्ड वॉर वन, ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज 1919, उसमें क्या होता है, जो अलाइड पावर्स होती हैं वो वीक होती हैं। क्यों? क्योंकि वो जर्मनी को माफ़ नहीं कर पाती हैं। देखिए, काफ़ी उल्टा आपको लग रहा होगा। देखिए, अलाइड पावर, उनको क्या, उनके मन में डर था कि यार जर्मनी तो काफ़ी एक्सपेंड कर रहा है, तो वो काफ़ी इनसिक्योर हो रहे थे और इसीलिए काफ़ी सारी पेनल्टीज उनके ऊपर लगा दी गई जर्मनी के ऊपर। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि जो वीक है ना वो माफ़ कर ही नहीं सकता है। और क्योंकि जर्मनी को माफ़ नहीं किया गया, काफ़ी सारे पेनल्टी वगैरह लगा दी गई, उसका नतीजा क्या हुआ, उसने रिटेलिएट किया और क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर टू। लेकिन उसके बाद ये लोग समझ गए कि यार हमने गलती की थी और फिर
इसी तरह की दूसरी टीटी हमको बाद में नहीं देखने को मिलती है, और फिर उससे होता क्या है, वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होती है। ठीक है, अगर ये सेम चीज़ दोबारा अपनाते तो शायद वर्ल्ड वॉर 3 हो जाती। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो वीक है ना वो माफ़ नहीं कर सकता है। इसके बाद आप एक और एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि इंडिया में डेथ पेनल्टी है। देखिए हमारे यहाँ डेथ पेनल्टी कब दी जाती है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में इसको दिया जाता है। और देखिए यहाँ पे बात क्या है, देखिए स्टेट के पास पूरी पावर है कि वो आपको डेथ पेनल्टी दे सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी कम केसेस में इसको दिया जाता है। क्यों? क्योंकि स्टेट का ये मानना है कि एक क्रिमिनल को रिफॉर्म होने की अपॉर्चुनिटी हमको देनी चाहिए। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी उसको मिलनी चाहिए। और ये जो चीज़ है कि केवल काफ़ी कम, जब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा केवल तभी हम उसको डेथ पेनल्टी देंगे, अदरवाइज उसको मौका देंगे कि वो अपने आप को सुधार ले। और ये चीज़ कहाँ पे मेंशन है, ये हमारे संविधान में दी हुई है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर है। तो ये चीज़ क्या शो करती है कि स्टेट के पास कितनी स्ट्रेंथ है, और स्टेट जिसके पास स्ट्रेंथ है वही लोगों को माफ़ कर रहा है। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो और भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है कि फॉरगिवनेस का मतलब केवल लिटरल सेंस में नहीं लेना चाहिए, इसको आपको वाइडर इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। जैसे कि देखिए अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो डेमोक्रेसी में ये जो चीज़ है फॉरगिवनेस, इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि देखिए इमरजेंसी का केस हुआ था। ठीक है, इंदिरा गांधी को कसूरवार माना गया था, लेकिन उसके बावजूद भी बाद में जो हमारे लोग थे उन्होंने उनको माफ़ किया और फिर से उनको जिताया। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मासेस लाइज इन फॉरगिवनेस, ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन आप टॉलरेंस की बात कर सकते हो। देखिए टॉलरेंस क्या है, एक तरह का फॉरगिवनेस ही तो है। जब आप डिफरेंट ओपिनियंस को एक्सेप्ट करते हो, मीन्स आप सबको रिस्पेक्ट दे रहे हो। ठीक है, तो ये बेसिकली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आप इसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, टॉलरेंस। देन सेक्युलरिज्म। देखिए सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है, मतलब यह है इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन। तो जब आप फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट समझते हैं तो फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट सेक्युलरिज्म को स्ट्रेंथन करता है। देखिए किस तरह से इस चीज़ को समझा जाता है कि जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं वो बेसिकली डिफरेंट पाथ हैं एक सेम गोल पे पहुंचने के लिए, और इसी से ये कॉन्सेप्ट आता है प्लूरलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। ठीक है, देन और क्या आप समझ सकते हो, देखिए ह्यूमिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, विनम्रता। देखिए अगर ये जो वर्च्यू है फॉरगिवनेस का अगर किसी के पास है तो उसमें विनम्रता आती है, डाउन टू अर्थ वो बंदा आपको देखने को मिलेगा। और उसका मानना क्या होता है कि यार गलती तो सबसे ही होती है, हर इंसान से गलती होती है। ठीक है, और हर कोई इंसान गलती कर सकता है, तो फिर रिवेंज किस बात का, माफ़ करना वो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन पेशेंट पर्सनैलिटी। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि आप दुखी हो जाते हो, एजिटेट हो जाते हो, किस चीज़ से हो सकता है कि किसी दोस्त का कुछ फॉल्ट है, आपके कलीग का कुछ फॉल्ट है, फैमिली मेम्बर्स का कुछ फॉल्ट है। ठीक है, अगर आप उनसे रिवेंज लेने लगोगे तो बचेगा क्या, हमने बात की थी एन आई फॉर एन आई। ठीक है, तो इफ़ वी स्टार्ट फॉरगिविंग देम वी शैल डेवलप ए पेशेंट पर्सनैलिटी। तो इससे जो आपकी पर्सनैलिटी है वो भी स्ट्रेंथन होती है, आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी वाइडर लेवल पे आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए बात आती है लिमिट की कि यार कहाँ तक माफ़ करें, क्योंकि अगर मान लो स्ट्रॉन्ग आदमी है तो स्ट्रॉन्ग है मतलब वो लोगों को पिनलाइज तो कर ही सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहा है, यही बात है ना। तो देखिए अगर एक ही मिस्टेक बार बार रिपीट हो रही है तो आप कब तक वेट करोगे, तो उस केस में फिर लोग पनिश करने लग जाते हैं। और उसका एग्जाम्पल आपको कहाँ मिलता है, महाभारत में। आपको पता होगा लॉर्ड कृष्णा एंड शिशुपाल, इनकी बहुत ही अच्छी स्टोरी है, अगर नहीं पता है तो आप यूट्यूब वगैरह पे देखिए। देखिए लॉर्ड कृष्णा ने क्या कहा था कि शिशुपाल की 100 मिस्टेक्स होंगी तो मैं माफ़ करूंगा, लेकिन उसके बाद अगर वो कुछ मिस्टेक करेंगे फिर उनको पनिशमेंट मिलेगी। और ऐसा ही होता है, जो 101 101वीं जो मिस्टेक होती है फिर उनको सजा दी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया, लेकिन कहाँ तक आप किसी को माफ़ करोगे। ठीक है, देन आप लिख सकते हो कि
फॉरगिवनेस करने की कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं हो सकती है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो सामने वाला है वो क्या सोचेगा कि आप वीक हो, ठीक है। तो उस चीज़ को भी आपको नहीं दिखाना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, एग्जाम्पल है जैसे पाकिस्तान है, शुरुआत में इंडिया रिस्पॉन्ड नहीं करता था जो वहाँ से अटैक होते थे, तो पाकिस्तान ने इसको इंडिया की कमजोरी समझा, ठीक है, लेकिन फिर हमने जवाब दिया सर्जिकल स्ट्राइक से। तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो कि देखिए फॉरगिवनेस की कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं हो सकती है, ये केवल इतना है कि आप कितनी बार उसको माफ़ करते हो, ठीक है, क्योंकि फंडा क्या है कि आप अपॉर्चुनिटी दो रिफॉर्म के लिए, लेकिन अगर सामने वाला बंदा इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो सेम मिस्टेक रिपीट कर रहा है, देन आपको पिनलाइज तो करना ही पड़ेगा। तो इससे आप अलग डायमेंशन इस ऐसे को यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। अब बात आती है एप्लीकेशन की, कि भाई ये जो फिलोसॉफी है इसको आप कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए अगर इंडिविजुअल लेवल पे आप इसको अप्लाई करोगे तो उससे क्या होगा कि जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। कूल, काम, कंपोज्ड पर्सनैलिटी, हमने बात की थी गौतम बुद्धा की। आप यहाँ पे बात कर सकते हो कि जो डेथ पेनल्टी है उसको आपको रिमूव करना चाहिए, इट शुड बी रिमूव्ड एज इट रिमूव्स द पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्म बाय वे ऑफ फॉरगिवनेस, ठीक है। स्टेट शेल बिकम स्ट्रॉन्ग इफ इट्स एरिंग सिटीजन्स आर रिफॉर्म्ड रादर देन एग्जीक्यूटेड। आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो कि डेथ पेनल्टी को हमको रिमूव कर देना चाहिए। देखिए काफ़ी सारे सोशल इश्यूज हैं, जैसे कि टेररिज्म हो गया, आप बात कर सकते हो काउ विजिलेंटिज्म की, मॉब लिंचिंग की, कम्युनल राइट्स। तो अगर इसमें ये कॉन्सेप्ट आप अपना लेते हो फॉरगिवनेस वाला, तो ये जो इंसिडेंट्स होते हैं ये काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप रिटेलिएट नहीं करोगे, बात वो है ना कि ताली दोनों हाथों से ही बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, ठीक है। तो अगर आप रिटेलिएट नहीं करते हो तो इस तरह के इंसिडेंट्स काफ़ी कम हो जाएंगे। भले काउ विजिलेंटिज्म हो गया, कम्युनल राइट्स वगैरह हो गया, काफ़ी कुछ अभी चलता है, तो वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन इंटरनेशनल लेवल पे देखिए न्यूक्लियर वेपन्स काफ़ी सारे हैं, न्यूक्लियर वॉर का खतरा हमेशा ही बना रहता है। तो अगर जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं वो इस एट्रीब्यूट को अपना लेती हैं, फॉरगिवनेस को, और ये मानती हैं कि भाई फॉरगिवनेस का मतलब क्या है कि आप मजबूत हो, आपके पास स्ट्रेंथ है, ये आपकी वीकनेस का साइन नहीं है, तो इससे क्या होगा, ये जो थ्रेट है ये कम हो जाएगा। तो ये भी आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। देन क्या किया जाए, तो देखिए मिस्टेक हुई है, अब वो मिस्टेक जानबूझ के हुई है, ठीक है, या फिर गलती से हो गई, तो ये दो केस होते हैं। तो देखो अगर गलती से हुई है, अनजाने में हुई है, तब तो आपको मौका देना चाहिए रिफॉर्म का। अगर जानबूझ के कोई गलती कर रहा है, बार बार पर्पसफुली कोई कर रहा है, तो फिर तो आपको एक्शन लेना होगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी वाइड ये ऐसे है, ठीक है, काफ़ी वाइड ये ऐसे है, काफ़ी सारा कंटेंट है, बस आपको चीज़ों को लिंक करना आना चाहिए, ठीक है। ये कम्युनल राइट्स वगैरह हम ऑलरेडी बात कर ली है। देन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, देखिए रिफ्यूजी क्राइसिस होता है, ह्यूमन राइट वायलेशंस होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि एक कम्युनिटी अपने आप को मजबूत समझती है, उनका ऐसा मानना होता है कि अगर हम सामने वाले को पनिश करेंगे तो इससे हमारी स्ट्रेंथ जो है लोगों को पता चलेगी, जबकि कॉन्सेप्ट तो दूसरा है। स्ट्रेंथ किस चीज़ में है? फॉरगिवनेस में है, जब आप किसी को माफ़ कर देते हो। तो अगर ऐसा करोगे तो रिफ्यूजी क्राइसिस अभी देख लीजिए रोहिंग्या वाला होता है, ह्यूमन राइट वायलेशन। इसमें क्या होता है बेसिकली, एक कम्युनिटी, भले कोई कम्युनिटी अगर मेजोरिटी में है तो वो दमन करती है, डोमिनेट करती है माइनॉरिटीज़ को। तो उसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई हमारे पास ज़्यादा नंबर है, हमारे पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और वो स्ट्रेंथ हम आपको किस तरह से दिखाएंगे? जब हम आपको पनिश करेंगे, जब हम आपको डोमिनेट करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, ठीक है। देन आप ये कोटेशन यहाँ पे लिख सकते हो, हेट द सिन लव द सिनर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो बुराई है उस बुराई से नफरत करो, जो आदमी है जो बुराई कर रहा है उससे नफरत मत करो। मतलब आपको रिफॉर्म्स लाने चाहिए, ठीक है। जो इंडिविजुअल है उसमें रिफॉर्म्स के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब इसके बाद आपको कंक्लूड करना होगा। अब देखिए कंक्लूजन में आप फॉरगिवनेस के फ़ायदे बता दो कि इससे होगा क्या। तो देखिए इट ब्रिंग्स यू पीस, इससे आपको शांति मिलेगी। जो निगेटिव एनर्जीज होती है ना वो आपके शरीर में नहीं आएंगे, बल्कि पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आएगी। तो अगर ये कॉन्सेप्ट सभी लोग अपना लेते हैं, देन द वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस टू लिव, ठीक है। ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन एक
कंडीशन भी आप लिख दीजिए कि किस लिमिट तक आप इसको फॉलो कर सकते हैं। हाउएवर फॉरगिवनेस शुड नॉट बी स्ट्रेच्ड टू अ लिमिट दैट द गिल्टी स्टार्ट कंसिडरिंग इट एज अ वीकनेस। ठीक है, तो एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। और उसके बाद आप कोटेशन लिख सकते हो, टू एयर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। मतलब गलती तो इंसानों से होती है, लेकिन जो माफ करता है वो कौन है? वो भगवान होता है। ठीक है, वो डिवाइन होता है। तो इससे आप कंक्लूड कर सकते हो। एंड आई होप आप इस ऐसे को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एंड क्योंकि किसी ने भी इस ऐसे को अटेम्प्ट नहीं किया है, तो जो हमारा अगला सेगमेंट होता है वो हम आज नहीं करेंगे, क्योंकि किसी ने भी सबमिट नहीं किया है। अगर आपका कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को, हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इससे जुड़ सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।